गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। हम लोग एप्लीकेशन ऑफ बायोसेवर्ट लॉ में दो एप्लीकेशन देखा। एक स्ट्रेट वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट की, दूसरा एक सर्कुलर करंट लूप या कह सकते हैं सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के अराउंड। तीसरा जो है एप्लीकेशन ऑफ द बायोसेवर्ट लॉ वह मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल्स और लूप। करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल्स ऑफ लूप सी या कह सकते हैं करंट कैरिंग सर्कुलर लूप या कह सकते हैं कॉइल्स। अब बेटा यहां पर इस हेडिंग में हमें कवर यह करना है कि किसी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल्स के इर्द गिर्द ही मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। बट यहां पर एक सिचुएशन है एक्सिस पर। एक्सिस का मतलब यह हो गया कि सपोज कर लेते हैं कि एक रिंग है, सपोज कर लेते हैं एक ये रिंग है। इस रिंग के सेंटर पर किसी फार पॉइंट पर या नियर पॉइंट पर, बट ये एक्सिस पर किसी सेंटर पर हमें किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। सपोज कर लेते हैं कि ये एक रिंग है, ये रिंग का ये है सेंटर, तो इसके किसी भी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है अगर ये एक रिंग है तो यहां पर रिंग के से एक्स डिस्टेंस पर आपको जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो है करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल्स। और इससे पहले हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं स्ट्रेट वायर का और लूप के सेंटर पर। तो यहां पर जो इस हेडिंग का बेटा डायग्राम बनेगा वो डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। सपोज कर लेते हैं ये करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल्स है और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। देखिए बेटा ये आपका जो लूप है या कॉइल्स है ये ऐसे रखा हुआ है और करंट आपका यहां से ऐसे और इस तरीके से यहां इसके सेंटर पर से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और ये हमारा P जो है ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल्स। टोटल करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल्स की वजह से इस P पॉइंट पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, यह हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। यहां पर सपोज कर लेते हैं कि ये जो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल्स है या लूप है इसकी रेडियस जो है वो कैपिटल R है और यहां पर ये जो पॉइंट है इस पॉइंट A से ये जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है और ये x है। यहां पर किसी बुक ने बेटा इसको ऐसे बनाया है ताकि आपको ये कॉइल्स की फीलिंग आ जाए, लगे ये कॉइल्स है, तो इसे ऐसे कट कर लिया है या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि सपोज दैट दिस कॉइल्स इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉल इनफाइनाइट सेक्शन एंड ईच सेक्शन ऑफ लेंथ डेल एल और इसको नाम दे दिया है ए एंड बी। और इसके अपोजिट में सीधा इसकी डायमेट्रिकली एक और होगा जो हो जाएगा ए डैश और बी डैश और इसकी भी लेंथ वही डेल एल होगी। तो ये यहां पर इससे भी एक पॉइंट हम यहां पर ड्रॉ करेंगे, ये भी वही डिस्टेंस क्रिएट करेगा। और एक चीज मैं यहां पर बताना चाहूंगा बेटा आपको, इस फार्मूले में इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर P पर हमें जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने हैं वो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिज्म का एक फंडामेंटल लॉ है जिसे हम बायो-सेवर्ट लॉ नाम से जानते हैं। बायो-सेवर्ट लॉ का जो फार्मूला है B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डेल एल साइन थीटा बाई R स्क्वायर, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
एट एनी पॉइंट, ये किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देगा ये फार्मूला। अब ये फार्मूला मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों देगा, तो डायरेक्शन के लिए इसे हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा। वेक्टर फॉर्म में म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ये हो जाएगा आर क्यूब। बेटे यहां पर जो हमें एक राइट हैंड का ये रूल मिला हुआ है मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में थंब को रखो और अपने 4 फिंगर को कर्ल करो तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। लेकिन आप ऑब्जर्व कीजिए कि राइट हैंड से मैं यहां रखता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पर तो डायरेक्शन को चेंज कर देता है। सपोज कर लेते हैं एक रिंग है, तो रिंग की किसी भी पॉइंट पर हम मूव करा रहे हैं, तो यहां पर अगर हम यहां पर रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इधर चला गया, इस पॉइंट पर इधर चला आया, क्योंकि ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी तो इस पर एक कर्व ट्रेस कर रहे हैं, तो हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो एट एनी रेट किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, ये तो ये राइट हैंड का बोल सकते हैं एक रफ मेथड हो गया। तो एक स्टैंडर्ड जो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है किसी पॉइंट पर, तो स्टैंडर्ड जो उसका डायरेक्शन दे पाएगा वो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट से यहां से मिल पाएगा आपको कि डेल एल क्रॉस आर करते हैं तो पर्टिकुलर पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगा ये पता चल जाएगा। यहां पर जो म्यू नॉट अपान 4 पाई है वो कांस्टेंट है बायो-सावर्ट लॉ में। अब डेल आर देखिए बेटा, डेल आर की वैल्यू बी पर डिपेंड करती है, आर की वैल्यू भी बी पर डिपेंड करती है। हम इसे एक्सपैंड करें तो बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई, और ये क्या हो जाएगा डेल एल इंटू आर साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी का, ए बी साइन थीटा। तो यहां से ए बी, यहां से डेल एल आर साइन थीटा और आर क्यूब। यहां पर थीटा क्या है, ऐसे था आपका बायो-सावर्ट लॉ कि यहां पर एक स्मॉल डीएल लिया था हमने, डीएल, और इससे पी पॉइंट पर आर दूरी पर एक पी पॉइंट है जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी थी। तो ये डेल एल और आर के बीच का एंगल था थीटा, डेल एल और आर के बीच का एंगल था थीटा। यहां से ये कैंसिल आप करोगे तो b इक्वल टू जो फार्मूला मिलकर आएगा आपको बनकर आएगा 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। तो ये जो थीटा है वो थीटा जो है डेल एल और आर के ऊपर डिपेंड करेगा। ये भी यहां पर देखना है कि जो b है मैग्नेटिक फील्ड है, देखिए बेटा, अगर करंट आई ऐसे आ रहा है, करंट आई है, यहां पर करंट आई के डायरेक्शन में हमें डेल एल का डायरेक्शन लेना है, जिधर करंट फ्लो हो रहा है उधर ही डेल एल का डायरेक्शन भी लेना होता है, क्योंकि हमें जो डिस्टेंस चाहिए वो डिस्प्लेसमेंट जो चाहिए इसका करंट का वो एक वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में चाहिए, तो हमने डेल एल ले लिया। डेल एल के डायरेक्शन में हमने थंब को रखा और मैग्नेटिक फील्ड देखा तो डेल एल ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इससे बिल्कुल परपेंडिकुलर जा रहा है। अब आप परपेंडिकुलर जा रहा है और डिस्टेंस हमने इस तरीके से लिया, मैं फिर देखता हूं। ये देखिए डेल एल, ये डेल एल हो गया, ये डेल एल हो गया, और ये मेरा पी हो गया, ये मेरा पी हो गया। अब देखिए बेटा, ये जो डिस्टेंस है ये इस करंट का के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, और मैग्नेटिक फील्ड देखिए यहां से बिल्कुल इनसाइड, तो मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया। तो इस तरीके से ये, तो आप क्या देख रहे हैं कि दिस इज द डेल एल, ये डेल एल, ये आर, और ये मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके भी परपेंडिकुलर है देखिए, और ये डिस्टेंस के भी परपेंडिकुलर है, इसके तो परपेंडिकुलर है ही है और इसके भी परपेंडिकुलर है। देखिए बेटा, ये इसके तो यहां ऐसे होगा और इसके यहां ऐसे होगा। देखिए आप, ये डेल एल के भी परपेंडिकुलर हुआ और आर के भी परपेंडिकुलर हुआ। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कैलकुलेट होकर आता है, मैग्नेटिक फील्ड बी परपेंडिकुलर टू द डेल एल एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस
फ्रॉम द वायर टू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ऑब्जर्वेशन पॉइंट और डेल एल जो स्मॉल एलिमेंट है दोनों के परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड। एक और बात होगी बेटा कि ये जो बायो-सेवर्ट लॉ है ओनली वैलिड फॉर स्मॉल एलिमेंट, ये बहुत बड़े सिगमेंट के लिए नहीं होगा। ये कैसा सिगमेंट होना चाहिए? स्मॉल सिगमेंट होना चाहिए। तो स्मॉल सिगमेंट के लिए वैलिड है। और ये भी देखना है मैग्नेटिक फील्ड डेल एल और वी के प्रोपोर्शनल वो परपेंडिकुलर होता है। हमें इसमें बायो-सेवर्ट लॉ ही हमारा एक हथियार है मैग्नेटिज्म चैप्टर में, जिससे हम किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड और उसका मैग्नीट्यूड दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम यहां पर जब बायो-सेवर्ट लॉ अप्लाई करेंगे बेटा, तो टोटल सर्कुलर कॉइल्स की वजह से हम सडनली नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। यही रीजन है कि जो हमें ये जो बी की वैल्यू मालूम है ये एक स्मॉल एलिमेंट के लिए वैलिड है, टोटल के लिए नहीं होगा। तो हमें करना क्या है कि इस सर्कुलर कॉइल्स को छोटे छोटे स्मॉल पीस में डिवाइड कर लें और उस स्मॉल एलिमेंट की वजह से हम देखें पी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, अगले स्मॉल एलिमेंट की वजह से देखें कितना मैग्नेटिक फील्ड है, अगले के लिए देखें कितना मैग्नेटिक फील्ड है, और इसी को हम सिग्मा लगाएं या इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस सर्कुलर कॉइल्स की वजह से पी पॉइंट पर हमें मालूम हो जाएगा। बस हमारे दिमाग में दो चीजें मालूम होना चाहिए या दो चीजें रहें कि बायो-सेवर्ट लॉ स्मॉल सिगमेंट या स्मॉल करंट एलिमेंट पर अप्लाई होगा। दूसरी चीज क्या होगी? तो मैग्नेटिक फील्ड एल, डेल एल और आर दोनों के परपेंडिकुलर होता है, तो इसे यूज करने में थोड़ा सा आसानी मिल जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले हम पी पॉइंट पर देख लें कि ये जो एलिमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड को कैसे ड्रॉ करता है या मैग्नेटिक फील्ड को कहां पर किस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, और ये वाला पॉइंट भी दोनों को देख लें। तो यहां पर देखिए बेटा, इस वाले की वजह से देखिए बेटा, ये हमारा एक ये सर्कुलर कॉइल्स है, ये मेरा सर्कुलर कॉइल्स है, और इस सर्कुलर कॉइल्स पर हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया। इसके सेंटर पर से जो लाइन आ रही है यानी कि एक्सिस से जो लाइन आ रही है, भाई ये सर्कुलर कॉइल्स है और हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया एक लाइन। भाई देखिए आप, सर्कुलर कॉइल्स और हमने एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया। अब आप देखो बेटा, ये सर्कुलर कॉइल्स है और छोटा सा एलिमेंट ले लिया, एलिमेंट पर वायर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो करंट की जो डायरेक्शन देखिए, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। इट मीन्स अगर हम सर्कुलर कॉइल्स को ऐसे मान रहे हैं तो करंट ऐसे इधर गया, टॉप में इधर आ गया, ऊपर ऐसे गया, नीचे ऐसे आ गया। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में करंट इधर जा रहा है, इन साइड जा रहा है, इन साइड करंट है। तो करंट इन साइड है तो मेरा थंब उसी डायरेक्शन में होना चाहिए जिधर करंट जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में थंब हो गया। कॉइल्स ऐसे है बेटा, ऐसे। तो यहां पर देखेंगे ऑब्जर्वेशन पॉइंट को ऐसे करेंगे, ये हो गया मेरा करंट की डायरेक्शन, थंब मेरा जो है वो करंट की डायरेक्शन में हो गया, और ये मेरा हो गया आर की डायरेक्शन में। और इस पॉइंट पर पी पर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करते हैं हाथ, तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है बेटा वो इस डायरेक्शन में आने वाला है, डीबी। ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा। और याद रहे अभी हमने आपको बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आर और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। इट मींस अगर आप देखें तो ये ऐसे करंट लूप पर इस डायरेक्शन में यहां नीचे ऐसे इधर और इधर। अब आपका करंट इधर जा रहा है और आपने क्या किया, डिस्टेंस ऐसे मेजर कर लिया, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इससे बिल्कुल परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगा। भाई इस वाले डिस्टेंस से भी परपेंडिकुलर होगा और इससे भी ऐसे परपेंडिकुलर होगा, ऐसे यहां पर देखें आप, तो ऐसे यहां पर परपेंडिकुलर होगा। ये थोड़ा सा बीटा तिरछा है तो इधर मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा ऐसे तिरछा होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब आप देखेंगे क्या कि जितना ये पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता है, इसी का जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट उतना यहां पर उतना ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेगा। तो इस पॉइंट को अगर हम मिलाएं तो नीचे देखिए करंट लूप पर बेटा, नीचे करंट देखिए इस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट ऐसे ऐसे आ रहा है लूप पर, तो यहां पर इस डायरेक्शन में करंट आ रहा है। जब इस डायरेक्शन में करंट आ रहा है बेटा, तो हम थंब को उसी डायरेक्शन में रखना है, हमें थंब को उसी डायरेक्शन में रखना है।
और पी पॉइंट पर लेकर आएंगे, यहां पर पी पॉइंट पर देखिए बेटा करंट हमारा कैसे आ रहा है, इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पर आउटवर्ड, तो हमें ऐसे रखना है और फिर कर्ल करना है अपने फोर फिंगर को। तो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है इस डायरेक्शन में डी बी, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अब आप देखिए बेटा यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड इसका इसकी वजह से ये डीबी है, और आप इस बात को देखेंगे कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, या आप यहां पर ऐसे ये 90 डिग्री है, दिस इज द 90 डिग्री। अब ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। यहां पर यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये। अब देखिए बेटा अगर ये 90 हो गया, ये पूरा ये यहां से 90 हो गया, इट मीन्स ये पॉइंट जो है, ये सपोज कर लेते हैं कि ये पॉइंट कोई है, ये पॉइंट का नाम दे देते हैं y, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं y डैश, और इस वाले एलिमेंट का नाम है, इस वाले एलिमेंट का नाम है ab, और इस वाले एलिमेंट का नाम है a डैश b डैश। तो ये पॉइंट हमें यहां पर जो ये एंगल मिल गया इतना, ये एंगल मेरा थीटा है और ये एंगल भी मेरा थीटा है, ये दोनों थीटा है। अब आप देखो बेटा ये थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा। अब देखो बेटा ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है, तो इससे भी ये 90 डिग्री होगा, इस वाले का R से 90 डिग्री होगा, और डेल एल से भी ये 90 डिग्री होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये थीटा है, ये भी थीटा है, ये एक्सिस से, तो ये एंगल 90 माइनस 2 थीटा हो गया। अब बेटा एक चीज आपको ये भी देखना होगा कि ये भी तो है, ये एक दूसरे से कितने पर है, ये 90 डिग्री पर है, ये 90 डिग्री पर है, ये 90 डिग्री पर है, ये इतना, ये इतना 90 डिग्री पर है। तो ये जब 90 डिग्री पर है तो ये 90 माइनस 2 थीटा और ये थीटा, तो ये एंगल कितना होगा देख लेते हैं, थीटा प्लस 90 माइनस 2 थीटा और प्लस इस डिग्री को हम मान लेते हैं कुछ समथिंग कुछ मान लें, सपोज कर लेते हैं y है, तो y और ये टोटल बेटा कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। भाई देखो ये ऐड करें, ये ऐड करें और ये ऐड करें, 90 डिग्री होना चाहिए। तो 90 से 90 ये कैंसिल हो गया, और 2 थीटा में से थीटा हो गया माइनस थीटा प्लस वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू कितना आया थीटा, इट मीन्स ये एंगल मेरा कितना होगा थीटा होगा। सिमिलरली यहां पर ये भी थीटा हो जाएगा। और अब आप देखिए कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर है डेल ए बी वाले एलिमेंट करंट एलिमेंट डेल एल की वजह से, तो ये जो है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे बेटा। जो दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो एक्सिस के पैरेलल होगा, और जो हॉरिजॉन्टल होगा वो इस एक्सिस से बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पर जो वो होगा डेल वी कॉस थीटा, या कह सकते हैं कि डीबी हमने एज्यूम किया है तो डीबी ले लें, और ये होगा डीबी कॉस थीटा, और इसका एक जो ये कंपोनेंट होगा ये होगा डीबी साइन थीटा, और इसकी जो होगी ये भी होगा डीबी साइन थीटा। दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डीबी के दो कंपोनेंट होंगे, एक डीबी कॉस थीटा एक डीबी साइन थीटा, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, डीबी कॉस थीटा डीबी साइन थीटा। अब आप देखें बेटा यहां पर मिटा देते हैं बेटा, जगह कम है थोड़ा मेरे पास, डस्टर कहां गया। तो
देखिए बेटा, अब मेरे पास यहां पर अगर हम इसकी डायमेट्रिकली देखें तो ये एलिमेंट के बाद इसका सेकंड एलिमेंट आएगा, ये एलिमेंट आएगा, फिर इसके अपोजिट में इतना इधर एलिमेंट आएगा, फिर अगला एलिमेंट आएगा, ऐसे अगला एलिमेंट आएगा। तो डायमेट्रिकली जितने भी एलिमेंट हैं उसके अपोजिट में एलिमेंट मिलते जाते हैं और सबके यही कंडीशन होंगे बेटा कि डीबी कॉस थीटा वो परपेंडिकुलर वाले एक्सिस से बिल्कुल जो परपेंडिकुलर है उस पर ऐड होते जाएंगे और जो इसके इनसाइड इस वाले एक्सिस पर आ रहे हैं वो इस पर ऐड होते चले जाएंगे। डेल वी कॉस थीटा बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट देन दे आर कैंसिल टू ईच अदर, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बट हेयर द कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विच इज अलोंग टू द एक्स एक्सिस डेल वी साइन थीटा, ये सब डेल वी साइन थीटा हर एक एलिमेंट जितने भी आप एलिमेंट डिवाइड किए हैं सारे एलिमेंट का इसी के अलोंग आता रहेगा। इट मींस यहां से क्या है बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो ऐड होता चला जाएगा। हम क्या करेंगे, किसी एक एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट द पी पॉइंट पर कैलकुलेट करें और कैलकुलेट करने के बाद हम सिग्मा यूज कर लें या हम उसको इंटीग्रेट कर दें और इंटीग्रेट कर दें पूरे सर्कल के लिए तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट होकर मिल जाएगी। तो यहां पर हम बायो-सेवर्ट लॉ अप्लाई करें। बायो-सेवर्ट लॉ बोलता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल और साइन बाई आर स्क्वायर, यहां से आर स्क्वायर हो जाएगा डिस्टेंस। अब बात आती है बेटा इसकी थीटा की, तो अभी हमने यहां पर मिटा दिया और बताया था कि डीबी पर परपेंडिकुलर होता है डेल एल पर और डीबी परपेंडिकुलर होता है आर पर भी। अरे भाई देखो आप, ये कॉइल्स है, ये कॉइल्स में थोड़ा सा एलिमेंट लिए ऊपर और उसका एलिमेंट का डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, उस पर आप एक टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करेंगे, किसी भी एलिमेंट पर एक टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करेंगे। सपोज कर लेते हैं कॉइल्स में करंट ऐसे जा रहा है, एक टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ कर दिए इस डायरेक्शन में, उससे आर ले लिए इस डायरेक्शन में। अब आपको क्या करना है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है थंब को रखना है मैग्नेटिक फील्ड, कर कीजिए अपने 4 फिंगर को, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, डाउनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड ये आ गया आपका। अब देखिए ये डेल एल से और आर दोनों से क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर हो गया ये। अब यहां पर जो थीटा होता है वो थीटा क्या होता है, थीटा होता है एंगल बिटवीन द डेल एल एंड आर। एंगल बिटवीन द डेल एल एंड आर हमने वेक्टर फॉर्म भी लिखा था बायो-सेवर्ट लॉ का। तो यहां से जो ये साइन थीटा है ये 90 डिग्री हो जाएगा। अरे भाई देखो आप ये हो गया करंट डेल एल करंट की डायरेक्शन में, ये डिस्टेंस हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया भाई इधर करंट जा रहा है, करंट इस डायरेक्शन में, कर लिखे मैग्नेटिक फील्ड। तो 90 डिग्री पर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि थीटा क्या होता है, आर और एल के बीच का एंगल होता है वो 90 डिग्री है। तो हमने 90 डिग्री रख दिया, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो मेरा फार्मूला इस फॉर्म में मिलेगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट और 4 पाई आई डेल एल अपॉन आर स्क्वायर। अब हमें बेसिकली क्या देखना है, ए बी सिगमेंट या करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द पी पॉइंट। अब हमने यहां पर अगर देखा कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टोटल यही बच रहा है, डीबी साइन थीटा बच रहा है। अगले वाले एलिमेंट की वजह से ऐसे डीबी साइन थीटा, अगले वाले नेक्स्ट ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आता रहेगा। हम क्या करें कि डीबी साइन थीटा को हम क्या कर दें, इंटीग्रेट कर लें। अब इंटीग्रेट कर लेंगे तो टोटल इस सर्कुलर कॉइल्स की वजह से इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मालूम हो जाएगी। इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मालूम करने के लिए टोटल हमें क्या करना है, एक एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लें और उसके बाद इस पूरे करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल्स के लिए हम उसको इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेट कर देंगे हमें टोटल मालूम हो जाएगा। हाँ, बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको 2b sin थीटा कर देते हैं। बेटा आप 2b sin थीटा जब भी करिएगा तो ध्यान रहे आपको इस बात का कि जब आपने यहां पर एक एलिमेंट लिया, हमने एक एलिमेंट लिया, तो हमें जब भी इंटीग्रेशन करना है कंप्लीट कॉइल्स के लिए करना है।
कंप्लीट कॉइल्स के लिए हो जाएगा ये। जब आप 2b sin थीटा लेते हैं तो जितना एलिमेंट एरिया आप इधर से कवर करते जाते हैं उतना डेल एल इधर से कवर होता जाएगा। तो आप जब हाफ सर्कल के लिए एलिमेंट हाफ के लिए जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो जब भी आप यहां पर 2b sin थीटा को इंटीग्रेट करें तो याद रहे ये बात आपको कि आप उसकी लिमिट जो है वो हाफ सर्कल का रखेंगे, और जब भी आप डेल बी साइन थीटा रखेंगे तो आप फुल सर्कल के लिए लिमिट अप्लाई करेंगे। तो यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया, और इस तरीके से डेल बी और डेल बी ये कैंसिल करेंगे और टोटल मैग्नेटिक फील्ड इसी एक्सिस के अलोंग केवल बचेगा, बाकी सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। यहां का भी कैंसिल हो जाएगा, यहां का भी कैंसिल, यहां हर एक पॉइंट का ये जो एक्सिस से परपेंडिकुलर है ये कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ एक्सिस के यहां से इनवर्ट जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहे हैं यही बचेंगे। इनको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। जब इंटीग्रेट करेंगे बेटा तो b इक्वल टू कितना बचेगा, डेल बी की वैल्यू रखेंगे म्यू नॉट 4 पाई और i डेल एल आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन करते हैं और साइन थीटा। अब आपको देखना यह है बेटा कि कांस्टेंट है मेरा म्यू नॉट 4 पाई, ये कांस्टेंट है, आई तो कांस्टेंट है, ये करंट सर्कुलर कॉइल्स में आई कांस्टेंट दिया है हमने, आर भी कांस्टेंट है। आर कैसे कांस्टेंट है, हमने कोई पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया और इस ये जो ओरिजिन है ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पर है। भाई ये क्या ड्रॉ कर रहा है, एक राइट ट्रायंगल ये ड्रॉ कर रहा है, ये आर है, ये कितना है एक्स है। जब एक्स हमारा फिक्स्ड है, आर है, सर्कुलर कॉइल्स का रेडियस भी हमारा फिक्स्ड है, तो भैया क्या ये चेंज होगा, क्या ये वेरिएबल होगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमारा आर भी यहां पर कांस्टेंट है, तो आर भी कांस्टेंट है तो ये भी बाहर आ जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू रख देते हैं। साइन थीटा की वैल्यू इन द ट्रायंगल, इस ट्रायंगल से ले लो आप, इस वाले ट्रायंगल से वाई ओ पी में, वाई ओ पी में ये जो ट्रायंगल है ये आप ऐसे भी बोल सकते हैं ये 90 डिग्री है, राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है वाई ओ पी। और यहां से साइन थीटा की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान डायगोनल होगा, तो यहां से हो जाएगा आर बाई स्मॉल आर। तो एल बाई आर, साइन थीटा की वैल्यू एल बाई स्मॉल आर, और अंदर क्या यहां इंटीग्रेशन किसका होगा, डेल एल का। बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई, आई हो जाएगा कैपिटल एल हो जाएगा, और यहां से आर स्क्वायर है, ये आर क्यूब, और डेल एल का मतलब इस सर्कुलर कॉइल्स की लेंथ। डेल एल मीन्स द लेंथ ऑफ द सर्कुलर कॉइल्स। क्या है बेटा कि आप इसको जब भी इंटीग्रेट करेंगे तो आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं टोटल लेंथ के लिए, तो टोटल लेंथ किसी सर्कुलर कॉइल्स का कैसे आता है, उसके सरकमफेरेंस से, या आप ऐसे भी बोल दीजिएगा कि डेल एल इज द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग coils. Hence, the del L is equal to 2 pi, and the radius of the circular coils is capital R, then 2 pi capital R. तो ये यहां से वैल्यू मिल जाएगी आपको, del L is equal to 2 pi capital R। ये वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे तो B इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई, और I ये बेटा L है, L कहां से आया, साइन की वैल्यू R बाई, यहां से साइन की वैल्यू है कैपिटल R बाई स्मॉल r, कैपिटल R बाई स्मॉल r, तो ये हो जाएगा कैपिटल R और स्मॉल r का होल क्यूब, और डेल एल की वैल्यू बेटा यहां से इंटीग्रेशन होकर कितना मिलेगा L, तो और ये जो L है ये सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर कॉइल्स है, तो इस L की वैल्यू हमने बताया
कितना होगा 2 पाई आर, तो 2 पाई कैपिटल आर। यहां से जो v की वैल्यू होगी कैलकुलेट कर लो आप, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई कैपिटल आर स्क्वायर। देखिए बेटा आर और आर कैपिटल आर स्क्वायर, 1 पाई से 1 पाई ये का यहां कैंसिल, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो इससे बेसिकली हम केवल 2 लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2, आई बचेगा आर 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 स्क्वायर हो जाएगा अपॉन स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट होकर आया एट द पॉइंट पी ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल्स, और यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट हुआ। अभी आर की वैल्यू भी हम यहां से प्लेस कर सकते हैं बेटा। देखिए आप आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से, आर इक्वल टू देखिए दिस इज द डायगोनल या हाइपोटेन्यूस बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो ये राइट ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो इससे यहां पर कैलकुलेट क्या करेंगे, रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस यहां से ये एक्स स्क्वायर। तो स्मॉल आर की वैल्यू ये भी यहां पर हम नोट कर सकते हैं। तो स्मॉल आर की जगह पर हम म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई कैपिटल आर स्क्वायर, और आर की जगह पर वैल्यू रखेंगे कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2, और इसकी टोटल डिग्री है 3। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस वैल्यू को b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर अपॉन, देखिए बेटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और होल बाई 3 और फिर 3 है उसका, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये 3/2 इसकी डिग्री हो जाएगी। दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द ऑब्जर्वेशन पॉइंट P ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल्स। करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल्स की वजह से P पर ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड आया है आपका। यहां पर एक चीज और भी आप बढ़ा सकते हैं, इफ द नंबर ऑफ टर्न is capital N in the coils में अगर नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N हो, तो अब यही फार्मूला आप एक ढंग से और लिख सकते हैं, म्यू नॉट बाई 2 N आई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड 3/2। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर कॉइल्स एट द P पॉइंट पर ये आ गया। यहां पर ये तो मैग्नेटिक फील्ड है टोटल इस सर्कुलर कॉइल्स की वजह से। एक बात यह भी होगा कि मैग्नीट्यूड तो हम फाइंड आउट कर लिए, अगर इस पॉइंट पर हाँ कोई पूछ ले कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो आप देखिए बेटा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आ रहा है, इस साइड में आ रहा है। तो आप बोल सकते हो कि ये एक्सिस के अलोंग इन साइड में है, एक्सिस के अलोंग इन साइड में है, ठीक है, इन साइड में है। या मैं यहां पर यहीं पर एक दो केस बताने के बाद मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी बता देता हूं, या आप ऐसे देखो बता ही देते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस हेडिंग में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक कॉइल्स बनाइए, इस कॉइल्स में करंट की डायरेक्शन सपोज कर लेते हैं ये है, तो इसे ध्यान से देखना होगा। ये कॉइल्स ऐसे, इसको उठा के मैं ऐसे कर दे रहा हूं, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे कर दे रहा हूं, देखिए आप फीलिंग लीजिए, ये ऐसे कॉइल्स रखा हुआ है, तो ऐसे आपको लग रहा है करंट ऐसे जा रहा है, मैं उठा के इसको ऐसे कर दे रहा हूं। अब करंट कैसे जा रहा है, ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा है, और नीचे इधर आ रहा है, ऊपर इधर जा रहा है, नीचे ये, ऊपर इनसाइड, नीचे आउटसाइड, ऊपर इनसाइड, नीचे आउटसाइड। तो मैं इसको घुमा के ऐसे कर दे रहा हूं।
अब मेरा एक्सिस ये हो गया, कॉइल्स मेरे सामने ऐसे है, करंट ऊपर इस डायरेक्शन में और नीचे इस डायरेक्शन में, और इसका एक्सिस इस डायरेक्शन में। अब आप देखो मैग्नेटिक फील्ड हमें किसी पॉइंट पर कैलकुलेट करना है, ऑन द एक्सिस, एक्सिस पर हमें कैलकुलेट करना है। तो मैं ऐसे इनसाइड और इस पॉइंट 4 फिंगर को लेकर जाऊंगा इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर, सपोज कर लेते हैं पी पर। तो देखिए क्या होगा कि ऐसे लेकर जाऊंगा और पी पर ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया, और यहां पर देखिए आप, यहां पर इस साइड में देखिए, यहां पर इधर मैग्नेटिक फील्ड आया और यहां पर इधर मैग्नेटिक फील्ड आया। आप देखिए बेटा हमने क्या किया, कॉइल्स ऐसे रखा हुआ है, इधर आपका करंट जा रहा है, हमने क्या किया, उसको उठा के ऐसे कर दिया। कॉइल सब ऐसे है, करंट यानी कि इधर जा रहा है, यहां पर करंट ऐसे इधर जा रहा है, इन साइड जा रहा है, और ऐसे करंट घूमकर इधर आउटसाइड आ रहा है। तो मैंने क्या किया, थंब को करंट की डायरेक्शन में रख दिया। करंट की डायरेक्शन में रखने के बाद अपने 4 फिंगर को ऐसे ले गए पी पॉइंट पर, और पी पॉइंट पर ले जाने के बाद हमने अपने 4 फिंगर को कर्ल किया। तो देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड यहां इस साइड में आ रहा है। अब ऐसे मेरा ऐसे रखा हुआ है, कॉइल्स मेरा ऐसे रखा हुआ है। अब धीरे धीरे ऐसे लेकर आते हैं और इस साइड पर हम जब देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इस डायरेक्शन में आता है। अब क्या करेंगे, यहां पर हमने रख दिया है, इसको ऐसे उठा के ऐसे कर दिया है, और बॉटम में देखें इस वाले पॉइंट पर मैग्नेट, यहां पर जो करंट है आई की वैल्यू है आउटवर्ड है। जब आउटवर्ड है तो थंब को उसी डायरेक्शन में रखना है और अपने 4 फिंगर को यहां से ऐसे रखना है और कर्ल करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे इस डायरेक्शन में आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रहा है डीबी। अब आप देखिए बेटा जरा सा, ऐसे रखते रखते आप जब इस पॉइंट पर आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रहा है ये, और इसका रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ये होगा डीबी। अब बेटा आप एक चीज आपको परेशान बहुत करके रखेगी, किसी भी कॉइल्स को आपके पास ऐसे था, करंट ऐसे जा रहा था, इसको आपने उठा के ऐसे कर लिया, और आपने देखा कि इस कॉइल्स के इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड इन साइड आ रहा है और इसके इधर भी मैग्नेटिक फील्ड इन साइड आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। दोनों साइड में मैग्नेटिक फील्ड इधर से एंट्री कर रहा है और इधर निकल जा रहा है। याद रखिएगा बेटा, ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाला है कि किसी भी कॉइल्स के, चाहे आप इन फ्रंट हैं या इसके पीछे, अगर मैग्नेटिक फील्ड पीछे से ऐसे एंट्री कर रहा है तो इधर भी मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम इसे सपोज कर लें कि ये ज्योमेट्रिकल एक्सिस है y और y डैश, तो x वाले पर प्लस में होगा, x डैश वाले पर माइनस में, यानी कि इस साइड में इधर आ रहा है तो इस साइड में इधर आएगा। या आपके अजम्पशन के लिए बता दूं मैं कि आप कभी ये ना सोचेगा कि इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर आ रहे हैं या मैग्नेटिक फील्ड तो इस साइड में इधर होंगे, ये ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। मैग्नेटिक फील्ड अगर इस साइड में इधर आ रहे हैं तो इधर भी इधर ही जाएगा, वो दोनों साइड में सेम डायरेक्शन में होता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, एक एग्जांपल से और आपको समझाएंगे। इफ द करंट ऑफ एनी सर्कुलर कॉइल्स इज अपोजिट टू दिस, इस वाले से अपोजिट में है, सपोज कर लेते हैं ये कॉइल्स है और अब इसमें जो करंट है वो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। तो मेरा ऐसे था, हमने घुमा के ऐसे कर दिया था, फिर इसको वैसे ही कर लेना है, ऐसे कर लेना है। ठीक है, तो यहां पर जो ये कॉइल्स है इसको घुमा लेते हैं, जब घुमा लेते हैं तो मेरे पास अब की बार करंट क्या हो जा रहा है, देखिए इसको ऐसे घुमाया, ऐसे जब इसको घुमा लेते हैं, अब की बार इससे पहले जब घुमाए थे तो करंट हमारा इस साइड में जा रहा था, अब की बार इसको घुमा लिए तो इस साइड में, यानी कि अब की बार जो मेरा करंट है वो क्लॉकवाइज हो गया। तो अब की बार ऐसे करंट जा रहा है तो ऊपर जो करंट है, देखिए बेटा फीलिंग लॉ, ऊपर जो करंट जा रहा है वो इस डायरेक्शन में है, तो ऊपर करंट इस डायरेक्शन में है। यहां पर सपोज कर लेते हैं कि ये आउटवर्ड में है, यहां पर आउटवर्ड करंट है और यहां पर इनवर्ड है। अब आप आउटवर्ड करंट ले जाना है तो इसको क्या करेंगे, ऐसे है, इसको घुमा के ऐसे कर देना है। भाई इससे पहले वाला क्या था, ऐसे था करंट, यानी कि ऐसे रखा हुआ था, हमने घुमा दिया था इसको ऐसे, ये भी रखा हुआ है ऐसे, इसको भी घुमा दिया ऐसे।
इस वाले पॉइंट पर आउटवर्ड करंट है और एक्सिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। आप इस वाले पॉइंट पर आउटवर्ड करंट पा रहे हैं, यहां पर करंट कैसे पा रहे हैं, आउटवर्ड, इस वाले पॉइंट पर टॉप पर आउटवर्ड और बॉटम में इनवर्ड पा रहे हैं। तो उधर हमें थंब रखना है और अपने 4 फिंगर को यहां से देखिए ऐसे ऐसे स्प्रेड करके और कर्ल कर देना है। कर्ल करके आप देखिए, यहां पर देखिए बेटा, इस साइड में टॉप की हम बात कर रहे हैं, एकदम टॉप पर फीलिंग लीजिएगा। आप थंब को ऐसे रखिए और ऐसे ये मेरा कह सकते हैं कॉइल्स है, और कर्ल करते करते आप यहां पर आए इस पॉइंट पर, और जब आपने 4 फिंगर को कर्ल किया तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आया, इस डायरेक्शन में आ गया। और ऐसे कर्ल करके जब आप इस साइड में गए यहां पर, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर ये आ गया। अब देखिए बेटा, देखिए करंट मेरा यहां पर आउटवर्ड है, ऊपर टॉप पर आउटवर्ड है, तो मुझे थंब को वहीं पर रखना होगा। थंब को वहीं पर रखने के बाद आपने क्या किया, कॉइल्स के ऐसे मूव किया तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए यहां पर पी पॉइंट पर कैसे आ रहा है, पी डैश पर, ये पी डैश इसको मान लेते हैं और इसको पी मान लेते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में, और ऐसे कर्ल किए तो इस डायरेक्शन में। यहां पर देखिए इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, जब इनवर्ड तो थंब को ऐसे रखना है, और कर्ल करते करते यहां पर आए इस वाले पॉइंट पर, देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रहा है, और ऐसे कर्ल करते यहां पर जब आए तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आप फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी, या कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं इस हेडिंग में, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल्स। बेटा यहां पर यह मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के बाद अगर हम इसका ग्राफ देखें, ग्राफ कैसे शो होगा, तो देखिए ग्राफ में इसका बड़ा पेक्यूलियर केस आता है। ग्राफ ये हमारा एक्स और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश, ये वाई हो गया, ये वाई डैश, और ये हमारा ऑरिजिन है। इसका जो ग्राफ होगा वो बहुत पीक से सडनली गिरता है और ऐसे ड्रॉ हो जाता है, इस तरीके से इसका ग्राफ होता है। तो यहां पर देखिए बेटा, जो हमने फार्मूला कैलकुलेट किया था, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2I NI कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, ये इसका ग्राफ होगा, और इसका फार्मूला होगा V इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2NI R स्क्वायर प्लस एक्स कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर होल 3/2। और यहां से आपको B का ग्राफ भी मिल जाएगा। एक बात बेटा याद रखिएगा, इसका ग्राफ कभी भी आपको ऐसा नहीं टिक करना है कि आपने इसको ऐसे कर दिया और इधर का आपको ऐसे मिल रहा है, या आपको कोई दूसरा ऐसे इधर का ग्राफ मिल गया और इधर का ऐसे मिल रहा है। तो याद रखिएगा बेटा कि जो मैग्नेटिक फील्ड आपने देखा कि सर्कुलर कॉइल्स के एक साइड में है, वही मैग्नेटिक फील्ड दूसरी साइड में, वही डायरेक्शन दूसरे साइड में भी है। अभी आपने देखा कि एक सर्कुलर कॉइल्स के इस साइड में अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आ रहा है, इधर, तो इसके दूसरे ओर भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उधर ही होता है। तो आप चाहे एक्स एक्सिस में लें, चाहे एक्स डैश एक्सिस में, अगर एक्स एक्सिस में नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड होगा तो एक्स डैश में भी नेगेटिव होगा। अगर आप एक कॉइल्स लेते हैं और इसके इधर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आता है, तो इधर भी इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। इट मींस अगर इधर पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड है तो इधर भी पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड होगा। हेयर यहां से क्लियर है एकदम बिल्कुल कि बी अगर पॉजिटिव है तो इधर भी बी पॉजिटिव होगा, बी मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव होगा। और अगर ये ग्राफ अगर दिया है तो आपको ऐसे भी मिल सकता है। ये ग्राफ आपको अगर मिलता है तो नेगेटिव में ऐसे भी मिल सकता है। तो यहां से ये आप अजम्पशन में ले सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ये भी अगर होगा तो दोनों नेगेटिव और नहीं होगा तो दोनों पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं है तो
तो इस तरीके से आपको ग्राफ मिल सकते हैं। यहां पर देखते हैं बेटा, बी आपको ग्राफ से बिल्कुल साफ दिख रहा है। जब x की वैल्यू 0 है, देखिए आपने जो अभी सॉल्व किया वो ये x था, ये स्मॉल r, ये कैपिटल R। देखिए बेटा, जब x की वैल्यू धीरे धीरे करके आपने 0 कर दिया तो b की वैल्यू मैक्सिमम हो गई। x की वैल्यू 0 तो b की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम है। और आप देखिए, जब x की वैल्यू आप धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो देखिए b धीरे धीरे क्या हो रहा है, इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा। इट मीन्स x की वैल्यू अगर हम इनफाइनाइट रखें, x की वैल्यू देखिए ऐसे x की वैल्यू इनफाइनाइट रखें तो b की वैल्यू क्या आ रही है, इस फार्मूले में रखो x की वैल्यू इनफाइनाइट, तो म्यू नॉट n i r स्क्वायर और 2 r स्क्वायर प्लस x की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे 1/0 और होल स्क्वायर 3/2। 0 ये टर्म पूरा 0 हो गया और 0 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो v की वैल्यू पूरी 0 आ जाएगी। इट मीन्स x इनफाइनाइट पर, x की वैल्यू इनफाइनाइट होने पर मैग्नेटिक फील्ड क्या मिल जा रहा है आपको, 0, वेयर x इक्वल टू इनफाइनाइट। लेकिन जब x की वैल्यू 0 है तो b की वैल्यू मैक्सिमम, और वो भी कितनी मैक्सिमम मिल रही है, देखिए x की वैल्यू 0 रखने पर मैक्सिमम देखो कितना मिल रहा है, v इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 और n i r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस r की वैल्यू 0 रखना है आपको। बेटा x की वैल्यू 0 रखने पर यहां से क्या मिलेगा हमें, 3/2। इस फार्मूले में म्यू नॉट अपॉन 2 n i r स्क्वायर प्लस x की वैल्यू 0 रख रहे हैं क्योंकि हमें b की इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है और वो देखिए कितनी मैक्सिमम मिल रही है, तो b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 इंटू n i r स्क्वायर अपॉन r, ये बेटा स्क्वायर है 3/2 है तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, r क्यूब, और एक r यहां पर बचेगा केवल म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू n i, और r कैंसिल हो जाएगा, केवल आपके पास बचेगा कैपिटल R। तो आपने ये देखा कि ये तो वही फार्मूला है जो बेटा आपने कैलकुलेट किया था करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, जो सेंटर पर आपने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था वही फार्मूला आ गया यहां पर। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम पॉइंट है यहां पर, जब x इक्वल टू 0 है, इनफाइनाइट पर 0 हो रहा है, यह बहुत मिनिमम हो रहा है। एक दो केस भी देख लेते हैं, इसमें केस भी है कुछ। एक फर्स्ट पॉइंट यहां पर, एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग लूप, एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप, लूप के सेंटर पर देखें कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये केस फर्स्ट है। तो बेटा मेरे पास फार्मूला आया था b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 n i r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2। सेंटर पर हमें देखना है तो सिंपल सी बात है कि मेरे पास अभी p पॉइंट पर जो x था और ये r और ये स्मॉल r, इस x को हमें 0 रखना होगा क्योंकि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। तो सेंटर पर रखने के लिए x 0 रखेंगे तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू n i कैपिटल R स्क्वायर और ये r क्यूब, और यहां से ये कैंसिल होकर केवल r बचेगा। और यही तो अभी हमने फाइंड आउट किया था कि किसी करंट कैरिंग सर्कुलर का कॉइल्स का x डिस्टेंस पर जो मैक्सिमम होगा मैग्नेटिक फील्ड वो बिल्कुल उसी तरीके से होगा जो कॉइल्स के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होता है। यहां से बेटा अगर मैं पाई कैपिटल R स्क्वायर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, पाई कैपिटल R स्क्वायर का, तो क्या बनेगा, यहां ना करके नेक्स्ट लाइन में करता हूं, b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 इंटू n i पाई R स्क्वायर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा यहां b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 इंटू n और i
बेटा देखिए पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा कैपिटल ए विच इज द एरिया ऑफ द कॉइल्स। क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ कॉइल्स। ये एरिया ऑफ कॉइल्स हो जाएगा और अपॉन ये पाई इसके पास आ जाएगा 2 पाई हो जाएगा और आर स्क्वायर। यहां से बेटा एक कॉन्सेप्ट है, मैं थोड़ा आगे का एक है, इस पॉइंट को लिख दे रहा हूं। मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट m इक्वल टू आई ए या m इक्वल टू एन आई ए, नंबर ऑफ टर्न्स, आई करंट और एरिया। तो इसकी वैल्यू कैपिटल M हो गई, तो v इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई कैपिटल M अपान आर स्क्वायर। ये भी एक फार्मूला यहां से जनरेट होकर आएगा एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग लूप में, सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ये सर्कुलर लूप। तो यहां से ये फार्मूला जनरेट होकर आएगा। दूसरा केस है बेटा इसी में, सेकंड केस। बेटा अभी हम लोगों ने देखा कि x जब इनफाइनाइट था तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो रहा था, अप्रॉक्सीमेटली 0 था वो। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए एट अ फार पॉइंट, लेकिन केस ये है कि x ना तो 0 है, भाई यही था मेरा, ये x था, ये p था और ये कैपिटल R, ये p था, ये स्मॉल r, ये कैपिटल ये। x ना तो मेरा 0 है और x ना तो मेरा a के इक्वल है, बट x मेरा बहुत बड़ा है a से। a का मतलब आप ऐसे मान लें रेडियस, ये रेडियस है, किसका रेडियस? सर्कुलर कॉइल्स का, ये सर्कुलर कॉइल्स का रेडियस है। तो x मेरा इस रेडियस से के बराबर भी नहीं है और x मेरा 0 भी नहीं है, x मेरा r के बराबर भी नहीं है और लेकिन x मेरा 0 भी नहीं है, लेकिन x मेरा बहुत बड़ा है। या आप ऐसे बोल सकते हैं, हमें जहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो x की वैल्यू ना तो r के बराबर है और ना ही r में x मेरा 0 है। क्या कंडीशन है फिर? x इज मोर देन कैपिटल R या रेडियस ऑफ कॉइल। x बड़ा है रेडियस ऑफ कॉइल से, ये मेरा फार पॉइंट होगा। लेकिन x मेरा इन्फिनिटी भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि इन्फिनिटी पर चला जाए, मेरा x इन्फिनिटी भी नहीं है, बस क्या है कि r से बहुत ज्यादा बड़ा है, इस रेडियस ऑफ कॉइल से बहुत ज्यादा बड़ा है, ना तो 0 है ना इसके रेडियस के इक्विवेलेंट है, ना तो r मेरा इन्फिनिटी है, क्या है सिर्फ x मेरा बहुत बड़ा है रेडियस से। तब मेरा फार्मूला क्या आएगा? तो b इक्वल टू फार्मूला म्यू नॉट अपान 2 आई और r स्क्वायर अपान कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और 3/2। अब यहां पर जब मुझे x की वैल्यू r से बहुत बड़ी है तो r को नेग्लिजिबल मानकर देखें क्या आएगा फार्मूला। तो b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 आई कैपिटल R स्क्वायर और कैपिटल R स्क्वायर प्लस x की वैल्यू कैपिटल R की वैल्यू नेग्लिजिबल है और केवल x रखना है, x स्क्वायर है और 3/2 है, 2 कैंसिल हो जाएगा, x पावर 3 हो जाएगा। यहां बेटे एक काम और कर सकते हैं इसमें, b इक्वल टू म्यू नॉट और पाई से मल्टीप्लाई कर दें, पाई से, तो 2 पाई और पाई से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई R स्क्वायर बाई एक्स क्यूब और पाई R स्क्वायर एरिया ऑफ कॉइल्स हो जाएगा। तो b इक्वल टू यहां से म्यू नॉट बाई 2 पाई और I और a एक्स क्यूब, यहां से आई ए, अगर नंबर ऑफ टर्न्स है तो नंबर ऑफ टर्न्स भी ऐसे आप लिख रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, एन आई ए क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M म्यू नॉट बाई 2 पाई कैपिटल M बाई एक्स क्यूब। तो ये भी यहां पर सेकंड केस का ये फार्मूला फाइनली बनकर आएगा। एक लास्ट केस है, एट एन एक्सियल पॉइंट एट द डिस्टेंस इक्वल
टू द रेडियस ऑफ द कॉइल्स, टू द रेडियस ऑफ द कॉइल्स, कॉइल्स के रेडियस के इक्वल देखते हैं कितना मैग्नेटिक फील्ड आता है इसमें, या आप ऐसे बोल लें एक्स इक्वल टू कैपिटल आर। बेटा देखिए कॉइल्स जो था ये इसकी स्मॉल आर, ये इसका एक्स और ये इसका कैपिटल आर था। हमें ऐसे पॉइंट पर मैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट बनाना है जिसका कैपिटल आर एक्स के बिल्कुल इक्वल हो। तो देखिए फार्मूला हमारा क्या था, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 एन आई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, ये मेरा फार्मूला था। मुझे देखना ये है कि इस कॉइल्स के रेडियस के इक्वल डिस्टेंस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो यहां पर v इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 एन आई कैपिटल आर स्क्वायर और 2 यहां पर जहां पर आपने आर स्क्वायर रखा है, एक्स स्क्वायर है, यहीं पर मुझे आर स्क्वायर रखना है और 3/2। बेटे v इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2, ये ऑलमोस्ट पहले से 2 है, और एन आई आर स्क्वायर, ये 2r स्क्वायर हो गया, और 2r स्क्वायर यानी कि 2 की पावर 3/2, और r स्क्वायर का मतलब हो गया r क्यूब। बेटे देखिए 2r स्क्वायर होगा 2r स्क्वायर और रूट 3/2, तो 2 की पावर तो 3/2 हो गया, और r स्क्वायर में ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्यूब ही बचेगा। तो ये आपका बेसिकली बचेगा। तो b इक्वल टू म्यू नॉट, और 2 यहां पर डिग्री 1, यहां पर 3/2, 2 की पावर 5/2, और n आई और कुछ नहीं बचने वाला है, सिर्फ r बचने वाला है, यहां से कैंसिल हो जाएगा r स्क्वायर r3, तो r, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इसे भी अगर मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन में के फॉर्म में आपको बनाना है तो आपको करना क्या है, पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है। पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ये भी मैग्नेटिक मोमेंट के फार्मूले में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका पूरा ये हेडिंग कंप्लीट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल्स। वीडियो को पॉज करके बेटा नोट कर लीजिए। थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक।